यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। स्टार्ट करें? चलो भाई, पैकेजिंग मटेरियल है ना, लेक्चर नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर में जैसा बताया मैंने, स्लाइड चेंज हो गई थी, है ना, इसीलिए लेक्चर छोटा रह गया। चलो भाई, यहां कवर कर लेते हैं उसको। जो भी कमी पिछले लेक्चर में रह गई यहां पर उसको कवर करते हैं। ठीक, यहीं से स्टार्ट करते हैं प्रोसेसिंग से, है ना। प्रोसेसिंग प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया था, फिर से इसको देख लो। हाँ, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द ग्लास कंटेनर, कांच के कंटेनर बनाने की प्रक्रिया, है ना, कांच के कंटेनर बनाने की प्रक्रिया। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ग्लास कंटेनर, कंटेनर मेड यूजिंग द फॉलोइंग, कुछ मेथड है। जैसे पहला मेथड है ब्लोइंग। ब्लोइंग को बोलते हैं फूंकना। जैसे कंप्रेस्ड एयर से कोई शेप है, उस शेप में ग्लास को ढालना है, तो कंप्रेस्ड एयर से उसको फूंक देते हैं तो वो उसी शेप का बन जाता है। यानी in this method compressed air is used to form molten glass in the cavity of mold। ठीक, देखो ध्यान से, जिस तरह की कैविटी है, यहां देखो, अब देखो यहां पे ये कैविटी है, क्या है, ये कैविटी है। देखो ये कैविटी है ना, ये कैविटी, इधर से ग्लास, इधर से ग्लास, ये मेल्ट हुआ, क्या है, ये मेल्ट हुआ, पिघला हुआ कांच इधर से आ रहा है, पिघला हुआ इधर से आ रहा है, क्या, मोल्डन ग्लास। ठीक, जो पिघल गया है ग्लास को हमने क्या किया, पिघला लिया, और उसके बाद इधर से ये पिन लगी है, इससे हम फूंकते हैं। तो पहले देखो ड्रॉप जैसा है, उसके बाद देखो यही ड्रॉप एयर जब तेजी से ब्लो करते हैं तो जिस शेप की ये डाई है उसी शेप का ग्लास कंटेनर बन जाता है। मतलब जैसी डाई होगी वैसा कंटेनर, और फाइनली हमको इस तरह की बॉटल या कंटेनर प्राप्त हो जाता है। बताओ भाई, ब्लोन मेथड समझ में आया? फूंकते हैं, है ना, फूकेंगे तो जिस तरह की डाई होगी उसी शेप का हमको ग्लास मिल जाता है। ठीक, प्रेशर से एयर करते हैं। ओके, इसको बोलते हैं ब्लोइंग। फिर एक होता है ड्राइंग मेथड, एक होता है ड्राइंग मेथड। ड्राइंग मेथड मतलब खींचने की विधि। दिस इन्वॉल्व पुलिंग या मोल्टन, भाई मोल्टन ग्लास है उसको हम खींचते हैं, खींच के शेप देते हैं। मोल्टन ग्लास, जैसे एम्पुल होता ना, एम्पुल देखा होगा तुम लोगों ने, इंजेक्शन वाला, जिसमें सिंगल डोज रहती तोड़ के, तो ऊपर वाला पोर्शन देख के लगता है कि वो खींचा हुआ है, देख के लगता कि नहीं। तो दिस इन्वॉल्व पुलिंग मेथड ग्लास थ्रू द डाई दैट शेप द सॉफ्ट ग्लास, कैसा, एम्पुल या वायल। इसमें पिघले हुए कांच को विशेष डाई से खींचा जाता है। जिस शेप का डाई होता ना उसी शेप से पकड़ के उसको खींच लेते हैं, जिससे उसका आकार एम्पुल या वायल जैसा बन जाता है, उसी शेप की डाई होती है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे ये देखो, इस तरीके से यहां पे डाई लगी है, यहां पे ये खींचे जा रहे हैं। अगला है प्रेसिंग, प्रेस करना, मतलब डाई में रख के, भाई पिघले हुए कांच को, जैसे मिट्टी है, मिट्टी को किसी सांचे में रख के ऊपर से दबा दिया जाए, इसको बोलते हैं प्रेसिंग टेक्निक। जैसे ईंटा बनाते हैं, है ना, तो इन दिस मेथड मैकेनिकल फोर्स यूज टू प्रेस, ऊपर से प्रेस। भाई जैसे देखो क्या किया गया, यहां पे ये डाई है, यहां पे ये डाई है ना, इसके अंदर मेल्ट करके कांच को डाल दिया गया, मेल्ट करके इस डाई को इसके अंदर प्रेस कर दिया गया, तो जिस शेप का है उसी शेप का, देखो उसी शेप का हमको ग्लास कंटेनर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इसको बोलते हैं प्रेस मेथड। मींस हम मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, मैकेनिकल फोर्स लगा के, है ना। ठीक, इन दिस मेथड मैकेनिकल फोर्स अप्लाई, यानी इस विधि में यांत्रिक या मैकेनिकल फोर्स का उपयोग कर पिघले हुए कांच को सांचे की दीवारों पर दबाया जाता है, जिससे कंटेनर जैसा सांचा है वैसा बन जाता है। अगला होता है कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब होता है ढलाई। दवा कैसे अंदर जाती, मतलब भाई वो हॉलो होता है ना, दवा कैसे अंदर, कोई कंटेनर ग्लास का नहीं देखा क्या, ग्लास का कंटेनर कृष्णानंद नहीं देखा क्या, तो उसी के अंदर दवा भरी जाती है। ठीक है, कास्टिंग यानी ढलाई, यानी ग्रेविटी या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
यूज्ड टू अलाउ द मोल्टन ग्लास टू सेटल इन कैविटी। इसमें क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करते हैं। गुरुत्वाकर्षण या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या तो गुरुत्वाकर्षण बल से या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। इसको ये देखो, सोर्स ऑफ द मोल्टन मेटल, यहाँ पे यानी जो मेटल है या ग्लास है उसको पिघला दिया गया, ये इधर से आया और ये इस तरीके से घूमता रहता है। ये रोटेशनल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेशनल बॉक्स है जो इस तरीके से घूमता है तेजी से, और ये किनारे किनारे पे जाके चिपक जाएगा। तो उसी तरह का गोल करके सर्कल में, राउंड सर्कल में आपका ग्लास कंटेनर तैयार हो जाएगा। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं पोरिंग द ट्रू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कास्टिंग, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से यहाँ पर कंटेनर बनाया जा रहा है, राइट। किसकी मदद से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से। इसको बोलते हैं कास्टिंग, ठीक है। ये हुआ कास्टिंग टेक्निक। ये सब प्रीवियस में पढ़ाया है मैंने, यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूं भाई, है ना। अब चलो भाई, ये तो मेथड हो गया। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्लास की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। टाइप्स ऑफ ग्लास, बेसिकली चार टाइप के ग्लास होते हैं। इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, इनके काम भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ग्लास का सब कुछ पूछा था, समझ लेना। तो बेसिकली किसके बिहाफ पे, हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस मींस कितना ज्यादा रेजिस्टेंस, कब तक ये रिएक्शन नहीं करते। हाइड्रोलिटिक रिएक्शन रेजिस्टेंस का मतलब किस स्टेज तक इनकी क्षमता है रजिस्ट करने की, कि ये किसी भी केमिकल के साथ रजिस्ट नहीं करते, किसी के साथ हाइड्रोलिसिस नहीं करते। तो टाइप 1 को बोलते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास, या इसी को हार्ड ग्लास, या इसी को न्यूट्रल ग्लास। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 को बोरोसिलिकेट ग्लास बोलते हैं, हार्ड ग्लास या न्यूट्रल ग्लास। टाइप 2 को बोलते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास या डी एल्कलाइज्ड ग्लास। वेरी इंपॉर्टेंट, डी एल्कलाइज्ड ग्लास के नाम से टाइप 2 होता है, ठीक। यानी इसमें से जो एल्कली मेटल होता है उसको निकाल दिया जाता है, ठीक। तीसरा है सोडा लाइम ग्लास यानी कॉमन ग्लास। अब ध्यान रहे, सोडा लाइम ग्लास को ट्रीट किया जाता है सल्फर के साथ, बम्बार्डिंग की जाती है और उसका डी एल्कलाइजेशन किया जाता है। मतलब ग्लास यही है, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर है, इसीलिए टाइप 2 में रखा गया है ट्रीटेड सोडा लाइम। यानी इसी सोडा लाइम ग्लास को ट्रीट कर दिया जाता है, तब जाके वो बनता है ट्रीटेड सोडा लाइम। तो जो ट्रीटेड सोडा लाइम है वो बेटर है किससे, सोडा लाइम से, इसीलिए टाइप 2 में ट्रीटेड सोडा लाइम। तो पहले में बोरोसिल या बोरोसिलिकेट ग्लास या हार्ड या न्यूट्रल ग्लास बोलते हैं, दूसरे को ट्रीटेड सोडा लाइम या डी एल्कलाइज्ड ग्लास भी बोलते हैं, तीसरा कॉमन ग्लास है जिसको हम सोडा लाइम बोलते हैं, और चौथे को जनरल पर्पस सोडा लाइम। क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस। हमने कहा ना नाम इंपॉर्टेंट है, शुरू के दो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इस तरीके से, सबसे कम इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा, इस तरीके से ऑर्डर है, लेकिन चारों याद रखने हैं आपको। चलो भाई, वन बाय वन बात करते हैं ना। बोरोसिलिकेट ग्लास को टाइप 1 ग्लास बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ग्लास इज कॉल्ड टाइप 1 या न्यूट्रल ग्लास या हार्ड ग्लास, ठीक है। ये अल्ट्रा रेजिस्टेंस होता है ठंडे और गर्म के लिए, चाहे जितना गर्म डाल दो चाहे जितना ठंडा डाल दो, क्रैक नहीं। घरों में जो ग्लास यूज होते हैं, इवन तुम देखोगे जो कप यूज होते हैं उनमें भी खौलता हुआ पानी एकदम से डाल के देखो, वो भी क्रैक हो जाएंगे। और जो नॉर्मल ग्लास जिसमें पानी वानी पीते हो, थोड़ा भी गर्म डाल दिए, जितनी गर्म चाय उसको भी डाल दोगे तो क्रैक हो जाएगा। लेकिन बोरोसिलिकेट के ग्लास, केमिस्ट्री लैब में जाओ, केमिस्ट्री लैब में देखो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तुम्हारी टेस्ट ट्यूब को तुम्हारे बीकर में पानी बॉइल किया, डायरेक्ट बर्नर पे रख दिया जाता है। गर्म पानी तो बहुत छोटी चीज है, डायरेक्ट बर्नर पे रख दिया जाता है, और डायरेक्ट बर्नर का टेम्परेचर कई गुना ज्यादा होता है, और उसके बाद भी बहुत देर तक तुम पानी खौलाते रहते हो, उस ग्लास को कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस होता है। कितना भी गर्म, 700-800 डिग्री सेल्सियस तक दोगे तो भी इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जितना ठंडा चाहे जितना गर्म, है ना। बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक। कंपोजिशन बेसिकली क्या है, 80% सिलिका होता है, 10% बोरिक ऑक्साइड होता है, स्मॉल अमाउंट में सोडियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये इसके अंदर रखा हुआ केमिकल पूरी तरह से सुरक्षित है, कहीं से भी किसी तरह की कोई दिक्कत इसको नहीं आती। हाई हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस,
और लोवेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, मतलब गर्म करने पे, जैसे ग्लास है ना, गर्म करने के बाद तुम उसको खींचोगे तो खींच जाएगा, इसको ये एक्सपेंड नहीं होता, इसीलिए बोलते हैं। क्यों नहीं एक्सपेंड होता? क्योंकि एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इसका नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, राइट। थर्मल शॉक रेजिस्टेंस इसीलिए कितना गर्म कर लो फर्क नहीं है ना, ठीक एक्सपेंशन है। फिर इट इज द मोर केमिकली इनर्ट दैट सोडा लाइम, जो सोडा लाइम कॉमन ग्लास है उससे ज्यादा केमिकल इनर्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे जो एम्पुल बनाए जाते हैं इंजेक्शन के, वायल बनाए जाते हैं सेंसिटिव ड्रग, विटामिन सी के इंजेक्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट के इंजेक्शन, ये सब काहे बनाए जाते हैं? बोरोसिलिकेट में। क्लियर? एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, ग्लास के टाइप तो पूछा जाता है। अगला आता है ट्रीटेड सोडा लाइम, जो टाइप 3 है, जिसको हमने बोला था सोडा लाइम, उसी को ट्रीट कर दिया जाता है तो हम बोलते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम। ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप 2 या सोडा लाइम सिलिका ग्लास। ट्रीटेड सोडा लाइम को क्या बोलते हैं? सोडा लाइम सिलिका ग्लास या डी एल्कलाइज्ड। डी एल्कलाइज्ड टर्म जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी एल्कलाइज्ड सोडा लाइम, ये वाटर पानी से रेजिस्टेंस होता है। सरफेस ऑफ दिस ग्लास ट्रीटेड विद सल्फर, इसकी जो सरफेस है उसमें सल्फर की बम्बार्डिंग की जाती है, सल्फर के साथ ट्रीट किया जाता है उसको, और सल्फर जिसकी बम्बार्डिंग की गई इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है एल्कलाइन ऑक्साइड के साथ, मेकिंग इट मोर वेदर। इससे फायदा क्या होगा? केमिकल रेजिस्टेंस बनेगा, वेदर रेजिस्टेंस, ठंडी गर्मी का फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस केमिकल रेजिस्टेंस। तो सल्फर की बम्बार्डिंग की जाती है और इसको क्या किया जाता है? एल्कलाइन ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है, जिससे जो भी एसिडिटी है वो न्यूट्रल हो जाए, मींस ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस कांच की सतह को सल्फर से ट्रीट किया जाता है, जिससे यह एल्कलाइन ऑक्साइड को न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। कांच को अधिक वेदर रेजिस्टेंस और केमिकल रेजिस्टेंस बनाते हैं। जैसे टाइप 1 हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस होता है उसी तरीके से ये भी होता है, लेकिन टाइप 1 की तुलना में कम, ठीक। मोर केमिकली इनर्ट देन बोरोसिलिकेट ग्लास, although it has lower melting point, hence it is easier to mold, आसानी से मुड़ जाता है, जिससे इस ग्लास के कंटेनर बनाने थोड़े से आसान हो जाते हैं। ट्रीटेड सोडा लाइम, है ना। यूज काहे में आता है? मेडिकल की पैकेजिंग में, जैसे एल्कली सेंसिटिव प्रोडक्ट जो है, बेसिकली बोरोसिल में बहुत एल्कली, बहुत, अगर कोई एल्कलाइन सब्सटेंस रखना है तो एल्कलाइन रेजिस्टेंस आपका टाइप 2 ज्यादा है टाइप 1 के कंपैरिजन में, तो एल्कली सेंसिटिव प्रोडक्ट इसमें देते हैं। इन्फ्यूजन फ्लूइड हो गया, ब्लड प्लाज्मा हो स्टोरेज हो गया, लार्ज वॉल्यूम कंटेनर हो गए, है ना। बेस्ट यूज एसेटिक या न्यूट्रल एक्वस प्रिपरेशन, बोथ चाहे पेरेंट्रल हो चाहे नॉन पेरेंट्रल, दोनों के लिए ट्रीटेड सोडा लाइम। एग्जाम्पल है ना, एसिडिक न्यूट्रल कंटेनर, आईवी फ्लूइड, ग्लूकोज इंजेक्शन या नॉर्मल सलाइन इंजेक्शन आपको कहाँ मिलेगा? ट्रीटेड सोडा लाइम में। टाइप 3 आता है जिसको हम सोडा लाइम बोलते हैं, इसी को ट्रीट करके टाइप 2 बना है, ध्यान रखना। कॉमन सोडा लाइम ग्लास बोलते हैं, ये सामान्य सोडा लाइम कहा जाता है। इसकी हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस मॉडरेट यानी बीच में होती है, यानी ट्रीटेड सोडा लाइम से कम, यानी टाइप 1 टाइप 2 से कम होती है, ठीक है। इंक्लूजन नहीं किरण, इन्फ्यूजन होता है। जैसे ग्लूकोज हो गया, आईवी रूट के थ्रू शरीर के अंदर इन्फ्यूज किया गया, इसको बोलते हैं इन्फ्यूजन। तो उसके लिए इन्फ्यूजन सेट भी आता है ना, जिसको ग्लूकोज में लगा के, इन्फ्यूजन सेट क्या होता है भाई? ग्लूकोज का पाउच है, उसमें लगा देते हैं और यहाँ पर आपके हाथ पे लगा दिया जाता है। इस पूरे सेट को क्या बोलते हैं? इन्फ्यूजन सेट। तो इंक्लूजन नहीं है, इन्फ्यूजन। जब कभी ग्लूकोज वगैरह किसी को चढ़ता है, ब्लड चढ़ता है, तो कहाँ से चढ़ता है? इन्फ्यूजन सेट का इस्तेमाल किया जाता है ना, 35-40 रुपए का मिलता है, रिटेल में महंगा मिलता होगा, ठीक। यस, तो टाइप 1 टाइप 2 के से ये कम रेजिस्टेंस होता है, ओके। यस, आईवी सेट कह सकते हो, ठीक। आईवी सेट वही है इन्फ्यूजन सेट। कंपोजिशन क्या है इसमें? सिलिका, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये केमिकल रेजिस्टेंस से कम है, किससे? टाइप 1 टाइप 2 से। लोअर केमिकल रेजिस्टेंस बोरोसिलिकेट या सोडा लाइम, ट्रीटेड सोडा लाइम से। उपयोग की बात करें तो ओरल डोजेस फॉर्म, जैसे टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गए, है ना, ये पेरेंट्रल प्रिपरेशन के लिए रिकमेंडेड नहीं है। ओरल कैप्सूल, टैबलेट, जो नॉर्मल दवाएं ही उसमें स्टोर करके रखी जाती हैं, मींस पेरेंट्रल नहीं रखा जाता। ड्राई पाउडर हो गया, नॉन एक्वस प्रिपरेशन हो गया,
ऑयली प्रोडक्ट हो गए जैसे पाउडर, ड्रग, ऑइंटमेंट, सीरप, टैबलेट, बॉटल, ये सब स्टोर करने के लिए टाइप 3 ग्लास का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब लास्ट आता है टाइप 4। टाइप 4 को जनरल पर्पस बोलते हैं, मींस सामान्य प्रयोजन कांच होता है। इसमें जरूरी नहीं है कि दवा रखी जाए, नॉर्मल तौर पे कुछ भी रखाया जा सकता है क्योंकि इसकी हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है, ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जनरल पर्पस सोडा लाइम लोवेस्ट हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस होता है ऑल टाइप जितने फार्मास्यूटिकल ग्लास है, नॉट सुटेबल फॉर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के लिए नहीं है क्योंकि स्टेबिलिटी इसकी बहुत, केमिकल के साथ स्टेबिलिटी नहीं अच्छी होती। तो कहाँ यूज किया जाता है? नॉन मेडिकल में, जैसे जनरल स्टोरेज पर्पस के लिए, है ना, लेबोरेटरी में रिएजेंट रख दिए गए, घरों में जो ग्लास आते हैं ना, कांच के बर्नर, क्या बोलते हैं उसको, कंटेनर वगैरह आते हैं, वो इसी के बने होते हैं। ओरल सॉलिड या नॉन पेरेंट्रल कफ सिरप वगैरह भी इसी के बनाए जाते हैं। टैबलेट कंटेनर, कॉस्मेटिक बॉटल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक और आता है कैसा, कलर्ड ग्लास यानी रंगीन कांच, देखा होगा कलर्ड ग्लास, है ना। ग्लास कंटेनर फॉर ड्रग जनरली अवेलेबल फॉर क्लियर फ्लिंट। क्लियर फ्लिंट मतलब सफेद कांच, एकदम ट्रांसपेरेंट, या फिर अंबर्ड कलर, है ना। यूजुअली आपने ट्रांसपेरेंट ग्लास देखे होंगे, ये अंबर्ड। बहुत सारे ऐसी ड्रग होती हैं, बहुत सारी ऐसी ड्रग होती हैं जो लाइट रेजिस्टेंस होती हैं, मींस लाइट सेंसिटिव होती है, सॉरी, है ना, कि लाइट के प्रेजेंस में उनका डिग्रेडेशन हो जाता है। तो उनके लिए हम ऐसा ग्लास यूज करते हैं जो जहां पे लाइट आपकी पेनिट्रेट न कर पाए, जैसे कि अंबर्ड कलर ग्लास, है ना, भूरा या अंबर कलर। औषधियों के कांच कंटेनर सामान्यतः क्लियर फ्लिंट या अंबर्ड कलर। ठीक, या फिर और कहाँ यूज कर सकते हो? डेकोरेशन के लिए, घरों में जो सजावट होती है उसमें यूज किया जाता है। अंबर्ड कलर या रेड कलर कंटेनर प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट। तो ऐसी चीजें, ऐसी दवाएं जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज से नुकसान होता है ना, ऐसी ड्रग जो लाइट की प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाती हैं, इसका मतलब वो लाइट सेंसिटिव हैं, उनको हम अंबर्ड कलर ग्लास में रखते हैं। ठीक, जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेज उसके अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए और ड्रग आपकी सेफ रहे। तो ये मेन आपके 4 तरह के होते हैं। अदर में आ जाता है आपका कलर्ड ग्लास। ठीक है, अदर में तो टाइप ऑफ ग्लास क्लियर है, ये उसी की समरी है जो हमने अभी आपको पढ़ाया ना, उसकी समरी बना दी है कि यहां से आपको याद करना थोड़ा आसान हो जाए। जैसे ध्यान से देखो, समरी में समझा देता हूं। तो जैसे टाइप 1 ग्लास को हम बोरोसिलिकेट ग्लास बोलते हैं, या हार्ड ग्लास या न्यूट्रल ग्लास बोलते हैं। बहुत ज्यादा इसकी हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस क्या है, सबसे ज्यादा होती है। इसका कंपोजिशन में 80% सिलिका, 10% बोरिक ऑक्साइड, है ना, कुछ एल्यूमिनियम या सोडियम के ऑक्साइड होते हैं। और लोवेस्ट, खास बात क्या है, लोवेस्ट एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है, मतलब गर्म करके ज्यादा इसको फैलाया नहीं जा सकता। स्ट्रॉन्ग सॉलिड है, एल्कली है, सॉल्वेंट है, इंजेक्टेबल है, सेंसिटिव प्रोडक्ट, वेरी सेफ। उसके बाद टाइप 2 बताओ, ये क्या है, ट्रीटेड सोडा लाइम या डी अल्कलाइज्ड ग्लास बोलते हैं। इसकी तुलना में ये कम स्टेबल है बहुत अच्छा, लेकिन इससे कंपैरिजन करो तो कम है। सरफेस को ट्रीट किया जाता है सल्फर से। ठीक, सल्फर से ट्रीट किया गया, उसके बाद एल्कली ऑक्साइड के साथ ट्रीट कर दिया जाता है, है ना, एल्कली ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है। मोर इनर्ट होता है बोरोसिलिकेट, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। आसान क्या होता है, इसको मोल्ड करना यानी कंटेनर बनाना थोड़ा सा इसका आसान होता है। मेडिकल पैकेजिंग, इन्फ्यूजन सेट, प्लाज्मा, एसिडिक, न्यूट्रल एक्वा सॉल्यूशन, पेरेंट्रल, नॉन पेरेंट्रल, इस पे रख सकते हैं। फिर टाइप 3 कॉमन सोडा लाइम मॉडरेट, यानी इन दोनों से कमजोर है हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस में। ठीक, सिलिका, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड लेस रेजिस्टेंस होता है 1 और 2 से। क्लियर, सॉलिड या ड्राई फॉर्मुलेशन रखा जाता है, नॉन पेरेंट्रल यूज है। टाइप 4 जनरल पर्पस होता है, सबसे कम हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक, वेरी लो केमिकल रेजिस्टेंस, नॉट सुटेबल फॉर मेडिकल पैकेजिंग। तो भाई कॉस्मेटिक हो गया, हाउस होल्ड, इन सब चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 4 टाइप हैं, याद रहे ग्लास में ये 4 टाइप क्या होते हैं, क्या यूज होता है, इनके नाम। अभी महीने भर इसको नहीं पढ़ोगे ना तो खासकर इनके नाम भूल जाते हैं। राइट, समरी ठीक है ना दिलीप, इससे बिल्कुल याद हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, इसीलिए मैंने समरी बना दी। ओके, अब अगला पे, हाँ भाई ग्लास तुम्हारा खत्म हो गया। अगला पैकेजिंग मटेरियल है प्लास्टिक। इन पैकेजिंग प्लास्टिक की बात करते हैं, बताओ भाई, शुरू करें प्लास्टिक।
थक तो नहीं गए हो? थक गए हो तो कल शुरू करें, क्योंकि शुरू करेंगे तो हम खत्म करेंगे। खत्म कर देना, छोटा ही तो है, जल्दी बोलो। कोई बोर तो नहीं हुआ अभी तक क्लास में? यस, रिप्लाई फास्ट। क्या यस, क्या हाँ कि ना? शुरू करें? सरिता करे नहीं सर, ना शुरू कीजिए। कल रहने दें, चलो ठीक है। लिखना भी है ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कल है ना, तो कल पैकेजिंग इसकी खत्म कर देंगे। चलो ठीक है, तो प्लास्टिक की पैकेजिंग कल खत्म कर देंगे, है ना। फिर एक प्लास्टिक बचेगा, मेटल बचेगा और रबर बचेगा, उसके बाद ये टॉपिक तुम्हारा खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, एक एक पैकेजिंग। कल स्लाइड ना चेंज हो जाती तो कल ये खत्म हो जाता। अब ठीक है, एक दिन में एक पैकेजिंग खत्म हो जाएगी। ठीक, चलो भाई, मिलते हैं कल की क्लास में सेम टाइम पे। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, आराम से कोर्स खत्म होगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और आराम से नोट्स डेली बेसिस पे बनाते रहो, अगर अच्छे से तैयारी चाहते हो तो। ओके, चलो भाई, बाय। दोस्तों को शेयर करते रहो, लाइक नवीन नवीन बच्चों को शेयर कर रहा है। ठीक, तुम लोग भी अपने अपने दोस्तों को शेयर करो। कृष्णा, यूनिट 1 और 2 अलग अलग लिखो, एक में क्या लिखोगे? नवीन, कॉलेज की क्लास अच्छा सुनो मेरे, कॉलेज में तुम्हारे लोगों के क्लास मोस्ट ऑफ 15 दिसंबर से शुरू होगी। यूपीबीटी की बात करूं, उत्तर प्रदेश में जो भी बच्चे हैं उनकी क्लासेस, और जिन कॉलेज में शुरू हो गई हैं वो बीच में बंद कर देंगे, फिर देख लेना, राइट। तो तुम लोगों की 15 दिसंबर के बाद से शुरू होंगी, अगर अगर अक्टूबर में तुम लोगों के काउंसलिंग हो गई तो, है ना। और तब तक ये मान के चलो हम 50% से ज्यादा कोर्स खत्म कर देंगे। वो लोग दिसंबर जनवरी में क्लास खत्म करेंगे और जून में तुम्हारा एग्जाम ले लेंगे। सोच के देखो खुद की 4 महीने में या 5 महीने में क्या पढ़ा देंगे। इसीलिए बता रहा हूं, जो भी दोस्त लोग हैं उनको बताते रहो, है ना, ताकि बैक न लगे। एक बार बैक लग जाती है ना तो दिक्कत होती है। बेटा अंकित, मैं जो भी इंफॉर्मेशन देता हूं ना वो पीसीआई के तहत इंफॉर्मेशन होती है, पीसीआई। और पीसीआई महाराष्ट्र के लिए भी है, यूपी के लिए भी है, असम के लिए भी है, वेस्ट बंगाल के लिए भी है, आपके बिहार के लिए भी है, झारखंड के लिए, मतलब सब के लिए है। तो पीसीआई ने 30 सितंबर तक रोक लगा रखी है, 30 सितंबर तक। बहुत सारे कॉलेज हैं जिनकी मान्यता सस्पेंड की गई थी, बहुत सारे नए कॉलेज खुले हैं, उन सब ने अप्रूवल लगा रखे हैं। तो उनको जो तुम्हारा कॉलेज का अप्रूवल का होता है ना, US/12 पेपर, उसको सबमिट करने की डेट कई बार पीसीआई ने अल्टीमेटम दिया है, बहुत सारे कॉलेज ने अभी सबमिट नहीं किया है, राइट। तो जो कॉलेज सबमिट कर देंगे उनको अप्रूवल मिलेगा, मींस काउंसलिंग में सिर्फ वही कॉलेज दिखेंगे, ताकि फ्रॉड से बच्चे बच जाएं। ओके, चलो भाई, पढ़ते रहो, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय।